एग्जामेंटो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता होगा कि पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी आ चुकी है 2023 की। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है इस बार दोस्तों डिप्लोमा ट्रेनिंग का इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिला के वो टोटल 425 सीट है। इतना नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो इसमें 425 वैकेंसी है जिसमें इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का है, रीजन वाइज अलग अलग रीजन का है। तो इसमें जो दोस्तों जैसे कि इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, तो उस पर बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था रिगार्डिंग सिलेबस के बारे में। मतलब पावर ग्रिड में जो एग्ज़ाम होती है डिप्लोमा ट्रेनिंग के, उसमें क्या सिलेबस रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उसके बारे में आज का डिस्कशन है। मैं कंप्लीट सिलेबस बताऊँगा आपका क्या क्या सिलेबस है PGCL में और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेटेस्ट पैटर्न क्या है, जो लास्ट ईयर एग्जाम हुई थी 2022-23 में, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आया था, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं कि एग्ज़ाम जो होता है PGCL में दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 या पार्ट 1 बोल लीजिए इसको, पार्ट 1 मान लेते हैं, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में दोस्तों 120 क्वेश्चन आपको रहेंगे, 120 मार्क का टेक्निकल से। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल से आएगा, अगर आप सिविल से हो तो सिविल से, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। उसके बाद पार्ट 2 में आपका जो है 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क का। ये आपका नॉन टेक रहेगा। नॉन टेक में दोस्तों उसमें इंग्लिश रहता है, उसके बाद वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग रहता है, मैथ रहता है, एप्टीट्यूड मैथ, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी अलग अलग टॉपिक है, SI CI, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी तो मैं टेक्निकल पे फोकस करता हूँ, टेक्निकल में क्या क्या आता है, क्योंकि आप देख सकते हो टेक्निकल का वेटेज ज़्यादा है। 120 मतलब टोटल 170 क्वेश्चन अगर रहेंगे एग्जाम में तो 120 जो है आपका सिर्फ टेक्निकल रहेगा। 170 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जिसमें 120 क्वेश्चन रहेगा आपका पेपर 1 और 50 क्वेश्चन रहेगा पेपर 2। इसमें 2 आवर का आपको टाइम मिलेगा और 1/4 जो है निगेटिव है दोस्तों। मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किया, जो एक क्वेश्चन सही रहेगा वो भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब है 1/4 निगेटिव है इसमें। तो ये है आपका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है क्वेश्चन का, लगभग इसी तरह रहेगा। 170 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 120 टेक्निकल रहेगा और 50 क्वेश्चन नॉन टेक रहेगा। अब मैं डायरेक्ट सिलेबस पे चलता हूं, क्योंकि मैं आज जो बताने वाला हूं, आज PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल का सिलेबस, जो इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किए हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हैं, उसके लिए है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या आता है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जिस टाइम मैंने दिया था, उसके बाद जो अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन पैटर्न है, जो आप पावर ग्रिड जिस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, उसके ऊपर पूरा एनालिसिस करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया। और आपको पता चलेगा जब आप देखेंगे कि क्या क्या रियल में सिलेबस है। सिलेबस तो इसमें अगर मैं देखूं, जो टेक्निकल नॉलेज है, जो टेक्निकल का है, जो 120 क्वेश्चन जो आएंगे इससे, तो उसमें जैसे नेटवर्क थ्योरी है आपका, तो नेटवर्क थ्योरी में क्या क्या टॉपिक पे आपको फोकस करना है, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन एग्जाम में जो टॉपिक्स आता है मैं उसको कवर करने वाला हूँ। मैं वो बताने वाला हूँ कि क्या क्या एग्जाम में आते हैं। सपोज करो आप नेटवर्क थ्योरी की बात कर रहे हो, तो आपको बेसिक पहले तो आपको वोल्टेज, करंट, रेसिस्टेंस, ये नॉलेज होना चाहिए। वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका KVL, KCL, ठीक है। उसके बाद आपका स्टार डेल्टा, अगर स्टार है तो उसका अगर रेसिस्टेंस निकालना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डेल्टा अगर दिया है तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फिर स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला दोस्तों। उसके बाद फिर रिजोनेंस जो है, सीरीज एंड पैरेलल रिजोनेंस सर्किट। उसके बाद दोस्तों जो ये बेसिक है नेटवर्क थ्योरी में, यही सबसे क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं कि कोई अलग सा टॉपिक दे दिया, ठीक है, यही सब से क्वेश्चन आएगा। वोल्टेज करंट निकालने के लिए कोई भी सर्किट दे देगा, सिंपल KCL दे देगा, KVL दे देगा,
उसके बाद कभी कभी थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है उसके बारे में पूछ लेगा, ठीक है। नॉर्टन्स थ्योरम क्या होता है, उसका इक्विवेलेंट सर्किट दे देगा, पूछेगा। उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिया। सपोज करो नॉर्टन्स थ्योरम का इक्विवेलेंट सर्किट दे देगा, उसको बोलेगा कि इसमें से आप 4 ऑप्शन दे देगा कि इसमें कौन सा है, ठीक है। तो उसमें थेवेनिन्स डाल देगा, फिर आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम डाल देगा, उसके बाद नॉर्टन्स डाल देगा, इसी तरह 4 ऑप्शन डाल देगा, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है, केवीएल क्या है, केसीएल क्या है, सीरीज पैरेलल सीरीज रिजोनेंट सर्किट क्या है, पैरेलल रिजोनेंट सर्किट क्या है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। यह दोस्तों उसके बाद आपका इंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटर का यूनिट, कैपेसिटर निकालना कैसे निकालना, अगर कैपेसिटर का सर्किट दे देगा आपको, वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोल देगा, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालने के लिए बोल देगा, ठीक है। तो ये सब आपका मतलब जो बेसिक है, अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आपका आजकल डायमेंशन आने लगा, जैसे कि आपका इसका जैसे वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्म क्या है, ठीक है, करंट का क्या होता है, तो वो सब आपको बेसिक चीज़ जानना जरूरी है। तो ये आपका ये नेटवर्क थ्योरी का पार्ट हो गया दोस्तों। उसके बाद नेटवर्क थ्योरी में जो है सीरीज का पैरेलल का तो आपको देखना ही है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सीरीज का करंट का मैक्सिमम होता है, ठीक है, कम मिनिमम होता है, सीरीज रेजोनेंट सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है, ठीक है, पैरेलल का पावर फैक्टर क्या होता है। तो एक तरह से एक कंपेयरिंग करके आप इसको आराम से इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें आपको पावर ग्रिड में कम से कम जो है 10 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। मेरे अनुसार से इतना ही काफ़ी है नेटवर्क थ्योरी में। अगर आप देखेंगे तो इसे नेटवर्क थ्योरी में बहुत सारा टॉपिक्स है, लेकिन जो एग्जाम में आता है इससे बाहर नहीं आता है, क्योंकि डिप्लोमा ट्रेनी लेवल का एग्जाम है, ठीक है। गेट का नहीं है, गेट के जैसा कि उसमें अलग अलग टॉपिक जो जनरल कंपटीशन में नहीं आता वो गेट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ वही पढ़ के जाइए, उसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पावर फैक्टर का नॉलेज होना चाहिए, कॉस फाई का। उसके बाद आपका रियल पावर क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है, ठीक है, एपरेंट पावर क्या है। जब ये सब आप पढ़ के जाएंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा, और इसके बेस्ट पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, बेसिक एकदम 1 लाइनर टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आता है वो सब, ठीक है। तो इससे आपका नेटवर्क थ्योरी कवर हो जाएगा, और इसमें आप आराम से 10 में 8 से 9 मार्क्स ला सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। उसके बाद दोस्तों मैं अगर दूसरा टॉपिक की बात करूँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों आजकल कभी कभी क्या सिक्वेंशियल सर्किट, कम्बिनेशनल सर्किट से क्वेश्चन आ जाता है। सिक्वेंशियल सर्किट, फिर कम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है। उसके बाद आपका जितने भी बेसिक गेट्स हैं, जैसे एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, इग्जॉर गेट, फिर इग्नोर गेट, तो ये सब इसमें, फिर यूनिवर्सल गेट आज तक कौन सा यूनिवर्सल गेट है उसमें 2 ऑप्शन देगा। उसके बाद ये सारे गेट के बारे में आ जाएगा कि एंड गेट में दे देगा, उसका एक सर्किट दे देगा, तो उसका आउटपुट पूछ लेगा, इतना इनपुट दे रहे हैं तो कितना आउटपुट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। फिर कभी कभी मल्टीप्लेक्सर से भी क्वेश्चन पूछ देता है, मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर हो गया, फिर डीमल्टीप्लेक्सर। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। जब आप एमसीक्यू देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया पावर ग्रिड का, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा किस तरह से आप तैयारी करेंगे ताकि आपका एग्जाम एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप बस एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर लीजिए, मैं क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, डिकोडर, तो बस इतना ही काफ़ी है दोस्तों। बेसिक जो गेट सर्किट है, एंड और नॉर, नेंड, एक्सऑर, इग्नोर, सीक्वेंशियल सर्किट, कम्बिनेशनल सर्किट, फ्लिप फ्लॉप वगैरह जिसमें है, बस वो सब आएगा, ठीक है। एकदम बेसिक आएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई टफ क्वेश्चन दे देगा। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से ये सब आएगा। अगर तीसरा टॉपिक, और इसमें 5 क्वेश्चन आएगा लगभग, ठीक है। अगर मैं तीसरा टॉपिक की बात कर रहा हूँ, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इस टॉपिक से दोस्तों जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पूछ देगा, ठीक है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग।
वोल्टेज रेगुलेशन पूछ देगा, किस में अच्छा होता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में शंट कैपेसिटेंस को क्यों नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है, शंट कैपेसिटेंस इन नेगलेक्टेड इन व्हिच ट्रांसमिशन लाइन, 3-4 ऑप्शन दे देगा। उसमें आपको अगर नॉलेज रहेगा, अगर आपका बेसिक पता रहेगा तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें जो है, क्योंकि ये पावर सिस्टम का पार्ट है, तो इसमें दोस्तों जैसे आपका जो क्वेश्चन आता है ना, वो डाइवर्सिटी फैक्टर्स क्या है, डाइवर्सिटी फैक्टर हो गया, लोड फैक्टर क्या है, लोड फैक्टर क्या है, कैपेसिटी फैक्टर क्या है, कैपेसिटी फैक्टर क्या है, यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है, यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है। आप आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यूटिलाइजेशन फैक्टर, तो ये सब आपका जो इसमें डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है। लोड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर क्या होता है, उसका फार्मूला एवरेज डिमांड बाय मैक्सिमम डिमांड। कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, उसका फार्मूला सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम लोड बाय मैक्सिमम लोड। तो इस तरह का फार्मूला का है। बिल्कुल आप अगर इसको देखेंगे तो जो क्वेश्चन आया ना, आपको देख के पता चल जाएगा कि किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इससे जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये भी 10+ क्वेश्चन आएगा इसमें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो इसमें आपका ट्रांसमिशन जो है, ट्रांसमिशन जो पावर कंडक्टर के बारे में आता है, ठीक है, कि ACSR कंडक्टर क्या है, ठीक है। अब उसका फुल मतलब कभी कभी ACSR दे देगा तो उसको मतलब पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा ACR किसको बोलते हैं, ACSR किसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका केबल के बारे में पूछ लेगा, केबल में क्या क्या होता है, कितना, जैसे हम लोग जो आर्मर्ड केबल यूज करते हैं, अंडरग्राउंड केबल, तो उसमें कितना लेयर रहता है, कि मतलब किस लेयर के बाद कौन सा लेयर आता है, ठीक है, किस टाइप का इंसुलेशन यूज करते हैं केबल के ऊपर। तो वो सब आपको केबल के बारे में जब देखेंगे, केबल के बारे में भी क्वेश्चन रहता है, तो केबल को अलग से आप देख लीजिए, क्या क्या किस लेयर के बाद कौन सा लेयर रहता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि 2 लेयर के दे देगा, उसमें बोलेगा इसके बीच में कौन सा लेयर आएगा। तो जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के बेसिक में दोस्तों मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यही सब आता है, यहाँ से भी सेम वही सब रहता है, बार बार इसमें भी 10+ आएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, इसमें दोस्तों टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आएगा, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स कितने होते हैं, ठीक है। तो इसमें उसके बाद फिर इस पे आपका तो मटेरियल में ये सब आएगा, इसका भी आप बेसिक देख लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। इससे भी आपको लगभग 5 क्वेश्चन रहेगा। डीसी मशीन, एसी मशीन और ट्रांसफार्मर से लगभग 15 क्वेश्चन रहेगा PGCL के एग्जाम में। आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। डीसी मशीन में आपको फोकस करना है, डीसी मशीन का जो पार्ट है, क्या क्या आर्मेचर किसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वाइंडिंग जो है डीसी मशीन का क्या क्या होता है, लैप बाइंडिंग, वेब बाइंडिंग, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ पोल कितना होता है। उसके बाद आपका डीसी मशीन हो गया। डीसी मशीन में जैसे कि आपका जो कोर बना रहता है किस मटेरियल का बना रहता है, तो एक बार जब आप पूरा सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सिमिलरली एसी मशीन हो गया, जैसे सिंक्रोनस मशीन हो गया। तो डीसी मशीन में दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन पूछता है, एप्लीकेशन एक बार देख लीजिएगा कि डीसी मशीन का कितना अलग अलग टाइप का मशीन होता है और उसमें क्या क्या अलग अलग मशीन का अलग अलग एप्लीकेशन है, किसको कहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे स्विंग मशीन में कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग, घड़ी में कौन सा यूज़ करते हैं, रोबोट में कौन सा मोटर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे इसका आपको पता चल जाएगा। फिर एसी मशीन में सिमिलरली वही है। इंडक्शन मशीन हो गया, इंडक्शन मोटर से स्लिप का फॉर्मूला पूछ देगा, स्लिप कैसे निकालते हैं, ठीक है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या है, ऑन रोटर इंडक्शन मोटर क्या है, तो इसका और इफिशिएंसी पूछ देगा, उसका रेजिस्टेंस पूछ देगा, उसका टॉर्क का फॉर्मूला पूछ देगा, करंट कैसे निकालेंगे। डीसी मशीन में सिंपल क्वेश्चन दे देगा आपको, आर्मेचर वोल्टेज रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो कैसे आप आर्मेचर करंट निकालेंगे, ठीक है। कॉपर लॉस के बारे में पूछ देगा डीसी मशीन का, ठीक है। तो बहुत सारा है, आप जब एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप पढ़ते होंगे तो आपको आइडिया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस, आयरन लॉस पूछ देगा, ठीक है। एडी करंट लॉस क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफार्मर में कितना टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में वायल वगैरह यूज होता है, तो कितने केवी से ऊपर वायल ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। टेस्टिंग वगैरह पूछ देगा, ओपन सर्किट टेस्ट क्या है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या निकालते हैं ट्रांसफार्मर में, शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या चीज़ फाइंड करने के लिए करते हैं। तो ट्रांसफार्मर के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इससे 15 से 20 क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इसमें आता है एग्जाम में।
और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब इसको डीप में पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। मैं एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ कि कितना क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इंस्ट्रूमेंटेशन, देखिए इसमें भी 15 क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है इंस्ट्रूमेंटेशन से। और यहाँ पे दोस्तों जो इंस्ट्रूमेंटेशन है इसमें जैसे हम लोग PMMC के बारे में पढ़ते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, फिर उसके बाद उसके बारे में पढ़ते हैं मूविंग आयरन मीटर हो गया, फिर उसके बाद थर्मोकपल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब, और उसके बाद आपका इसमें जो वोल्टमीटर क्या है, आमीटर क्या है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें लगभग 15 क्वेश्चन इससे भी रहेगा आपका, इससे ज़्यादा रहेगा, कम नहीं रहेगा। और इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसलिए आप इसका जो MCQ जितना है वो आप देख लीजिएगा। मैं लास्ट में आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। ये तो एक तरह से रफ एस्टिमेट है कि कितना क्वेश्चन कहाँ से आएगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, इसमें दोस्तों पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्विच के बारे में जितने भी पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच हैं, लाइक IGBT, थायरिस्टर्स, ठीक है, ट्रैक हो गया, डायक हो गया, तो इस सब के बारे में आप एक बार देख लीजिएगा। उसका ड्राइव्स, ठीक है। उसके बाद गेट एंगल जो पूछता है, कितना करंट देंगे, कितना कंडक्शन एंगल होगा। कभी कभी उस तरह कंडक्शन एंगल पूछ लेता है कि थायरिस्टर का कंडक्शन एंगल कितना होता है, IGBT का कितना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में दोस्तों 8085 और 8086, पावर इलेक्ट्रॉनिक से लगभग 10 क्वेश्चन रहेंगे। माइक्रो प्रोसेसर में दोस्तों इसमें जो है मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे। कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर और 8086, तो उसमें एड्रेस लैच इनेबल क्या होता है, सेलेक्ट बस क्या होता है, उसके बाद स्टैक रजिस्टर क्या होता है। तो ये सब पूछता है कि कितना बीट का रहता है, प्रोग्राम काउंटर कितना बीट का रहता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर में कितना पिन रहता है, इनपुट पिन कौन सा नंबर का रहता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना पे ऑपरेट करता है, जैसे 8085 एंड 8086 के बारे में आप एक बार देख लीजिएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसके बाद मैं एनालॉग की बात करूं तो एनालॉग से भी 10 क्वेश्चन रहेंगे लगभग। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे कि आपका जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स स्विच हो गए, जैसे डायोड हो गया, BJT हो गया, आपका मॉसफेट हो गया, फेट हो गया, तो इसके बेसिक्स आप देख लीजिए। BJT क्या चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, मॉसफेट क्या चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जेफेट किसके लिए यूज़ करते हैं, फेट किसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। डायोड किसके लिए, डायोड में अलग अलग है, जेनर डायोड, वेरेक्टर डायोड, ठीक है। एवलेंच ब्रेकडाउन क्या होता है, नॉर्मल डायोड क्या है, ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड क्या है, LED डायोड, ठीक है। तो ये सब आप इसके अंदर आता है, तो इसको आप एक बार इसको भी देख लीजिएगा। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सेम ही है, इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट सेम ही है। सर्किट थ्योरी भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। कंट्रोल सिस्टम में दोस्तों एप्लीकेशन देख लीजिएगा कि ओपन लूप सिस्टम किसको बोलते हैं, क्लोज लूप सिस्टम किसको बोलते हैं। और इसमें डायरेक्ट ओपन और क्लोज आ जाता है। ओपन लूप गेन निकालना है, ठीक है, क्लोज लूप गेन निकालना है, STD स्टेट एरर निकालना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस क्या होता है, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। तो यही सब कंट्रोल सिस्टम में आते हैं। कंट्रोल सिस्टम से लगभग ज़्यादा नहीं आता दोस्तों, 4 से 5 क्वेश्चन आता है और मोस्टली इधर ही वेटेज है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये सब पावर इलेक्ट्रॉनिक से ज़्यादा कर देगा, कभी इंस्ट्रूमेंट से 20 क्वेश्चन पूछ देता है। तो इस तरह से सब अलग अलग, जैसे यहाँ से जनरेशन, तो यहाँ से 20 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी मैं कम कर दिया, यहाँ से 20 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। उसके बाद दोस्तों ये तो जो सिलेबस दिया है ना, सिलेबस से तो आता ही है। कभी कभी आपको एग्जाम में, जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो 120 क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है यार हम लोग जो सिलेबस फॉलो किए हैं उस सिलेबस से 80 से 90 क्वेश्चन रहता है, 30 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस रहता है। दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस क्योंकि इसलिए रहता है क्योंकि हम उस टॉपिक को हम लोग नहीं देखते हैं, ठीक है। हम लोग तो बस जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस को देख के चले जाते हैं, जो बुक में दिया हुआ उतना ही क्वेश्चन देखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देखते। लेकिन क्या है कि हर सिलेबस का एक इंटरलिंक टॉपिक होता है, कुछ ना कुछ जो उस बुक में नहीं दिया रहता है। तो अब जो है हर साल क्या देखा गया कि जैसे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में, ठीक है, आपका वहाँ पे रूल से पूछ देता है डायरेक्ट, इस रूल में क्या प्रोविज़न है। तो आपका इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है, उसको आप देख लीजिएगा क्या क्या रूल है। जैसे थेफ्ट की, इलेक्ट्रिसिटी चोरी कर लिए तो किस रूल के अंतर्गत आता है वो थेफ्ट का, रूल 23, रूल 28, रूल 29, रूल अर्थिंग के बारे में पूछ दिया तो किस रूल के अंतर्गत आता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में। तो एक बार इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 का, उसमें एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा तो आपको आइडिया रहेगा। कभी एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ भी गया तो आपको एक बार याद, मतलब एक बार जब आप देखे रहेंगे तो आप उस समय हो सकता है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उसका आंसर आपको पता हो। उसके बाद दोस्तों
रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से क्वेश्चन अब आने लगे हैं, ठीक है। जैसे सोलर एनर्जी से आने लगे हैं, सोलर का कितना टाइप का प्लांट होता है, ठीक है, ऑन ग्रिड होता है, ऑफ ग्रिड होता है, ठीक है। सोलर में जो है कितना टाइप का होता है, मोनोक्रिस्टलाइन होता है, पॉलीक्रिस्टलाइन होता है, डीसी पैनल्स होता है। उसी तरह विंड में कौन सा मोटर यूज करते हैं, विंड जो है कैसे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। टाइडल एनर्जी के बारे में आप देख लीजिएगा, फिर सबका एफिशिएंसी देख लीजिएगा, विंड का एफिशिएंसी कितना रहता है, सोलर का कितना रहता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों इंडियन इलेक्ट्रिसिटी सिनारियो, ठीक है। मतलब 2023 तक में इंडिया में जो है क्या स्टेटस है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब कितना गीगावाट का जनरेशन हम लोग कर रहे हैं, कितना कंज्यूमशन है और किस में कंज्यूमशन है, इंडस्ट्री कितना कंज्यूम कर रहा है, एग्रीकल्चर कितना कंज्यूम कर रहा है, डोमेस्टिक लेवल पे हम लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये सब आपको एक नॉलेज होना चाहिए। इससे क्या होता है, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि उसके बाद इंडिया का टारगेट क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का टारगेट क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना सेट कर रखा है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो ये सब आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एग्जाम में अगर इस तरह का ऑड क्वेश्चन आ जाए जो आपके सिलेबस में नहीं रहेगा, फिर भी आप जब आप देखे रहेंगे एक बार तो आपको ये आइडिया रहेगा, तो आप आराम से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसलिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट देख लीजिए, कौन सा स्टेट टॉप पे है अभी जनरेशन में, ठीक है। सोलर का स्टेटस क्या है, सोलर एनर्जी जनरेशन का इंडिया में, वर्ल्ड में इंडिया का कितना स्थान है। तो इस तरह से आप अगर आप पढ़ेंगे, थोड़ा डीप में जाएंगे, तो इससे क्या होगा, आपका नॉलेज भी डेवलप होगा। और एग्जाम में जो है क्वेश्चंस कभी कभी ऑड क्वेश्चन आते हैं, तो यही सब टॉपिक से आ जाता है। उसके बाद एक दोस्तों IGBC करके है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कोड। तो IGBC में जो है वहाँ पे दोस्तों एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब हम कैसे एनर्जी को बचा सकते हैं ग्रीन बिल्डिंग के तहत, ठीक है। तो IGBC का उसमें क्या क्या पॉइंट है, ठीक है, कितना किलोवाट तक हम IGBC से सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, वो उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जो कि आता है। अगर पिछले बार आप पावर ग्रिड का जो एग्जाम हुआ है, आप वहाँ पे देखना एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स उसका पूछा था, ठीक है। एनर्जी इंटेंसिटी क्या है, इसके बारे में पूछा था। तो ये सब इस टॉपिक के अंदर आ जाते हैं। एक बार आप जब देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अगर कुछ भी डाउट हो आप लोग को, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको अपनी तरफ से रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। और जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।